एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 के लिए। यहां से जरूर सवाल आता है, लेकिन इस चैप्टर के साथ बड़ी खूबी यह है जिसे आप रट नहीं सकते, इसे समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके रटने की आदत है, इससे आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसे समझे नहीं तब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसके क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 12th एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट के लिए, IIT JEE के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और वो मॉलिक्यूलर एडिशन से बनता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड से। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर एडिशन दो तरह का होता है, एक तो बनाता है डबल साल्ट और दूसरा बनाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक एक करके समझेंगे, बेहद ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स साल्ट, लेकिन क्या होता है डबल साल्ट और डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या अंतर है, जरा आइए समझते हैं। डबल साल्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। दूसरा डबल साल्ट है, बड़ा फेमस है, आप लोग जानते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस डॉट 24H2O। फार्मूला देख के समझ गए होंगे, इसे बोलते हैं पोटास एलम, फिटकरी। यह है पोटास एलम। अगला डबल साल्ट, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अमोनियम का सल्फेट डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। ये क्या है? मोहर साल्ट। ये सब के सब डबल साल्ट हैं, ये सब के सब डबल साल्ट हैं। इनकी पहचान क्या है? डबल साल्ट की सबसे बड़ी खूबी है, अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो आप डबल साल्ट लीजिए, अभी कॉम्प्लेक्स साल्ट ले बताएंगे। अगर आप इनको पानी में डाल देंगे तो डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज कर देंगे। ये 100% आयनाइज हो जाएंगे, यानी 100% घुल जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर डबल साल्ट है तो वाटर में 100% डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, घुल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अब बच्चों बात करें कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट में डिफरेंस क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है इसे आप वाटर में डालेंगे तो ये 100% वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, यानी ये अपनी पहचान को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं। तो क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट पानी में घुलते ही नहीं है? इसको समझते हैं। अगर डबल साल्ट की बात करें तो 100% घुल जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट थोड़ा बहुत घुलेगा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट घुलेगा, इस चीज को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कॉम्प्लेक्स साल्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर दो तरह से, जैसे आप फिल्म देखते तो आप फिल्म देख के समझ जाते हैं इसमें कौन हीरो का रोल निभाएगा, कौन विलन का रोल निभाएगा। विलन को देख के ही समझ जाते हैं आप, उसको इस तरह से डिजाइन ही करता है डायरेक्टर, उसके शक्ल, सूरत, बोलने की स्टाइल सब कुछ अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट को लिखने का क्या मेथड है, लिखने का क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको देखिएगा। सबसे पहले होता है कैटायन, और कैटायन के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, और इस बड़े ब्रैकेट में होता है सेंट्रल मेटल। इसके बाद छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में होता है लिगेंड, और लिगेंड के बाद होता है एन। एन क्या होता है अभी बताते हैं, ब्रैकेट बंद हो गया, आर, ओ आर, इसके बाद एनायन। ये फॉर्मेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को लिखने का। अब अगर आप देखिए कैटायन, और ये दो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, तो अगर आप इस बड़े ब्रैकेट के अंदर देखिए जितनी चीजें बंद हैं, बड़े ब्रैकेट में क्या क्या है, जो भी चीजें हैं, चाहे सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बड़े ब्रैकेट में जितनी चीजें बंद है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। ये दोनों
इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी चीजें बंद हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगी, यानी नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर जो कैटायन लगा है या इधर एनायन लगा है ये वाटर में डिजॉल्व होंगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी चीजें बंद हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स साल्ट को वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होते हैं। कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीजें हैं वो तो डिजॉल्व होंगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जितने अंदर चीजें हैं वो डिजॉल्व नहीं होंगी, जैसे सेंट्रल मैटर और लिगेंड, क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब यहाँ पर है एन। एन क्या है? एन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है एन को। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें जैसे K4 FeCN का होल 6, तो यहाँ पर K4 क्या है? कैटायन। Fe क्या है? सेंट्रल मेटल। साइनाइड क्या है? लिगेंड। 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट 3 तरह के देखने को आपको मिलेंगे। कैसे क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको क्लासिफाई करने का क्या बेस होगा? हमारे पास आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारे पास आता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और फिर आ रहा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम इसे समझें, कोई एग्जाम्पल लें, जैसे हमने ले लिया K4 FeCN का होल 6, तो जो आप ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इस आधार से डिसाइड होगा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है। अगर बड़े ब्रैकेट पर निगेटिव चार्ज आएगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे एक पोटेशियम में +1 होता है, 4 पोटेशियम हटाइए +4 हटाएंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायन बना लिया। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिखें, जैसे Cu अमोनिया का होल 4 SO4, तो अब आप देखिए सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। अगर -2 को हटाएं हम तोड़ के तो बड़े ब्रैकेट पे +2 आ जाएगा, तो अगर +2 आ गया तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिखे NiCO का होल 4, तो यहाँ पर देखिए न तो कैटायन आगे है और न पीछे एनायन है, कुछ भी तोड़ के हटाने के लिए नहीं है, तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज क्या है? 0 है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया, ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब कुछ नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स हैं जिसे आप ध्यान से समझेंगे, जो नेचर में पाए जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है। इसका सेंट्रल मेटल क्या होता है? आयरन, Fe+2। इसके बाद आता है थायोसाइनिन। आपने पिकॉक देखा होगा, मोर के पंखे में पीले कलर का छल्ला लगा रहता है, देखा होगा, चमकदार, खूब अच्छा लगता है जब मोर नाचता है बारिश के दिनों में। तो ये थायोसाइनिन का बना होता है, Cu+2 होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है थायोसाइनिन, इसीलिए मोर चाहे बारिश में जितना भी नाचे वो पीले कलर का, येलो कलर का छल्ला कभी भी बारिश में घुलता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल तो आपको पता ही है, हरा भरा होता है पेड़, इसी से क्लोरोफिल से ही भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल क्या होता है? Mg+2, मैग्नीशियम आयन।
इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन की कमी आपके बॉडी में हो जाए तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। इसमें होता है कोबाल्ट+2। और लास्ट में है सिस्प्लेटिन। ये कैंसर की मेडिसिन है, एंटी कैंसर होता है, कैंसर की दवा है सिस्प्लेटिन। किसी कैंसर हो जाए तो डॉक्टर क्या लिखते हैं? सिस्प्लेटिन, PTCl2NH3 का होल ट्वाइस। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स होता है, PTCl2NH3 का होल ट्वाइस, ये होता है सिस्प्लेटिन। कैंसर की मेडिसिन है, कैंसर की दवा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है। ये सब कुछ नेचुरल अकरिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। आज के बच्चों वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एक